हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं अरशाद अली। खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में भारत एवं विश्व भूगोल के इस कोर्स का लेक्चर नंबर आप 14th देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत की मिट्टियां यानी सॉइल्स ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर यहाँ से बन जाते हैं। यूपीपीएससी ने इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनको तथ्यों के रूप में यहाँ शामिल करके डिस्कस करते चलेंगे। तो वीडियो को आप सभी लोग स्टार्टिंग में ही प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने पृथ्वी है। ये पृथ्वी को हमने एक सर्कल के रूप में ड्रॉ किया है और इस पृथ्वी पर ही जहाँ आज हम लोग रहते हैं, इस पर हमारे घर हैं, यहीं पर जंगल हैं, यहीं पर आपके खेत खलियान हैं, यहीं पर माउंट एवरेस्ट यानी पहाड़ पर्वत हैं, चोटियाँ हैं, और यहीं पर आपके प्लाट्यू यानी पठार हैं, दूसरे झीलें हैं, दूसरी नदियाँ हैं और महासागर हैं। तो ये पृथ्वी के बाहरी हिस्से पर हैं, ऊपरी सतह पर हमें नज़र आते हैं। अगर हम इस पृथ्वी पर यहाँ मान लीजिए आप बैठे हैं, इस पर आप खुदाई करनी शुरू करें यानी पृथ्वी की गहराई में जाना शुरू करें, और पृथ्वी की गहराई में लगभग आप जो है 30 किलोमीटर से ज़्यादा तक चले आते हैं अंदर की तरफ, तो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से के लगभग 34 किलोमीटर तक जब आप आएंगे तो पृथ्वी का ये हिस्सा कहलाएगा, यानी पृथ्वी की सतह से अंदर 34 किलोमीटर तक के हिस्से को हम क्या कहेंगे? क्रस्ट। इसी का नाम होता है क्रस्ट। इसी को ही हम बोलते हैं भूपर्पटी। तो जिस पृथ्वी के जिस हिस्से के हम डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं वो होता है क्रस्ट, और क्रस्ट के बाद में 34 किलोमीटर के बाद में जो हिस्सा शुरू होता है उसको हम बोलते हैं, पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को, मेंटल। उसके बाद में आखिरी हिस्सा और सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं हम कोर। तो जिस हिस्से में आज हम हैं उसे एक कहेंगे क्रस्ट, और क्रस्ट का भी एक सबसे ऊपरी भाग होगा। क्रस्ट का भी एक सबसे ऊपरी भाग है, ऊपरी हिस्सा है जिसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। इस ऊपरी हिस्से को पृथ्वी के, इसे ही हम कहते हैं मिट्टी। तो मिट्टी की डेफिनेशन क्या होगी? पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी हिस्सा, या पृथ्वी की क्रस्ट का सबसे ऊपरी सतह ही कहलाती है क्या? मिट्टी। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स सरफेस इज कॉल्ड एज सॉइल। अब ये सॉइल का पर्पस क्या होता है? सॉइल किस काम में आती है? तो देखिए, ये सॉइल जो है, पृथ्वी पर जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों में आपके क्या आएंगे? जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, हमारी फसलें हैं, तो ये सब क्या है? नेचुरल वेजिटेशन है ये। और इस वेजिटेशन के जीवन के लिए या इसके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे हम कहते हैं मिट्टी, क्योंकि इसी मिट्टी की वजह से ही जो है पैदावार होती है पृथ्वी के ऊपर, जिससे हम अपना भरण पोषण करते हैं। अब मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, सबसे पहले इसको ये समझेंगे। देखिए, हम जलवायु में हम जानते हैं 2 मौसम हमने, सर्दी और गर्मी। सर्दी गर्मी को आप जानते हैं यानी टेम्परेचर। तो अगर आप विंटर सीजन की बात करें यानी सर्दियों की बात करें, सर्दी में क्या होता है? जो पृथ्वी के ऊपर चट्टानें होती हैं, पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें हैं, ये सर्दियों के मौसम में आप जान रहे हैं टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से, तापमान कम होने की वजह से क्या होता है? ये चट्टानें जो हैं, ये रॉक जो हैं, सिकुड़ती हैं। तो विंटर सीजन में ये चट्टानें सिकुड़ती हैं, और अगर आप समर सीजन की बात करें तो ये चट्टानें एक्सपैंड होती हैं यानी फैलती हैं। तो इन चट्टानों के अलग अलग मौसम में, या आप कह सकते हैं दिन और रात के समय में भी क्या है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो इन चट्टानों के सिकुड़ने फैलने से क्या होती हैं? ये चट्टानें टूटना शुरू कर देती हैं, और ये जब चट्टानें जो टूटती हैं, ये ऊपर से टूटना शुरू करती हैं, टूट टूट कर ये अब नीचे आने लगती हैं। और इस चट्टान के टूटने से, चट्टान के जाहिर सी बात है अलग अलग टुकड़े हुए होंगे। उन टुकड़ों में कुछ बड़े टुकड़े होंगे, कुछ छोटे टुकड़े होंगे, कुछ बहुत छोटे, कुछ बहुत बारीक टुकड़े। इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं अवसाद। तो हम क्या कह सकते हैं? जो चट्टानें, या आप कह सकते हैं जो पृथ्वी का निर्माण है वो किससे होता है? पृथ्वी पर जो मिट्टी है उसका निर्माण किससे होता है? अवसादों से होता है। तो अवसाद क्या होते हैं? चट्टानों के छोटे छोटे टूटे हुए असंगठित टुकड़े। असंगठित का मतलब छोटे बड़े अलग अलग साइज में हो सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं चट्टान टूट रही है तो एक ही साइज में सारे के सारे गिरेंगे, ऐसा नहीं है। वो सब नेचुरल है। बहुत बड़े टुकड़े भी मिलेंगे आपको, बहुत छोटे, बहुत बारीक, रेत की बराबर भी मिलेंगे। तो ये सब क्या है? अवसाद कहलाते हैं। और चट्टानों के टूटे हुए छोटे छोटे असंगठित टुकड़े ही क्या कहलाते हैं? अवसाद। और इन्हीं अवसादों से निर्माण होता है मिट्टी का। और अब बात करेंगे, देखिए जो ये चट्टान है, अब इन छोटे छोटे टुकड़े जो हैं चट्टानों के, सबसे पहले जो गोलाश में
जो सबसे बड़े टुकड़े चट्टानों के जो सबसे बड़े बड़े टुकड़े टूट कर गिरते हैं, ये चट्टानी कण होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, इनको हम बोलते हैं गोलाश्म या बोल्डर। ठीक है, उसके बाद में जो बजरी, उसको बाद में जो और छोटा रूप होता है उसको बोलते हैं हम रोड़ी या बजरी, ग्रेवल। यानी जो आप आपके लिंटर वगैरह डलते हैं ना, उसमें जो रोड़ी या बजरी लगती है उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, इतने साइज के टुकड़े होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, ग्रेवल। और उसके बाद में जो और छोटा हिस्सा होता है उसको सैंड कहते हैं, यानी रेत। उसके बाद और छोटा हिस्सा इसको बोलते हैं सिल्ट या गाद। और इससे छोटा क्या होता है, मृतिका यानी क्ले। सबसे छोटा हिस्सा है क्ले। या पंख की अगर आप बात करें, ये होता है मड, इसको हम बोलते हैं कीचड़। तो ये सारे आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं ये सब अवसाद हैं। ये सारे क्या हैं, अवसाद हैं या सेडिमेंट्स है। तो गोलाश्म का मतलब बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, बड़े बड़े चट्टानी कण हैं। गोलाश्म तो मिट्टी में सहभागी फिर नहीं हो सकता। ठीक है, गोलाश्म मिट्टी का पार्ट नहीं हो सकता, सहभागी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े टुकड़े मिलकर मिट्टी तो बनाएंगे नहीं। अगली अगर बात करें बजरी, बजरी या रोड़ी या ये वो मिट्टी होती है, इसका प्रयोग हम लोग घरों में छत छत बनाते वक्त जब करते हैं, लिंटर डालते वक्त, उसे कहते हैं। तो ये भी उसी आकार का ये टुकड़ा होता है, तो ये भी मिट्टी में सहयोगी नहीं है। तो ये दोनों जो है, अगर बात करें ऊपर वालों की, ये दोनों ये क्या हैं, ये दोनों मिट्टी के निर्माण में प्रयोग नहीं होते हैं। अगर हम बात करें नीचे से कीचड़ की, तो कीचड़ का भी कोई रोल नहीं होता है मिट्टी के निर्माण में, पंख को भी शामिल हम नहीं करते हैं। तो मिट्टी के निर्माण में हम क्या कह सकते हैं, मिट्टी हम या मृदा किसको कहेंगे, रेत, सिल्ट और मृतिका का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, ये आपका मृदा कहलाता है या मिट्टी कहलाता है। ठीक है, और जहाँ पर इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक सही अनुपात में मिलता है, जिन क्षेत्रों में, जिन जगहों पर, वहीं पर हम कहते हैं, उसी मिट्टी को हम बोलते हैं दोमट मिट्टी या लूम सॉइल। ठीक, दोमट मिट्टी की अगर हम बात करें, दोमट मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है ये। और इसके एडिशनल क्वेश्चंस आपके लिए ये बनते हैं कि मृदा यानी मिट्टी के अध्ययन को आप क्या कहते हैं, इसको आप मृदा विज्ञान बोलेंगे हिंदी में, और अगर इंग्लिश में कहेंगे स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पैडोलॉजी, पैडोलॉजी। और मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं पैडोजेनेसिस, यानी सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, पैडोजेनेसिस। तो सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ये बेसिक हैं इस सॉइल के। अब हम बात करते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले की। देखिए यहाँ पर आइए, सपोज करिए आपके सामने यहाँ पर दो केस हैं। एक आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर आपको ये मिट्टी के बड़े बड़े कण दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, मिट्टी के कण हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। तो मिट्टी के ऐसे कण जिनका आकार जो है सामान्य रूप से आपको बड़ा मिलेगा, एक ऐसा केस ले लिया। और दूसरा हमने ले लिया जिसमें मिट्टी के जो कण हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, यानी आकार छोटा है। तो दोनों परिस्थितियाँ या दोनों स्थितियों को हम चेक करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहला केस की अगर हम बात करें, जब कण बड़े बड़े होते हैं, जब मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं, तो इसमें जो है रंध्र, आप जो छिद्र आप देख रहे हैं, ये गैप आपको नज़र आ रहा है, गैपिंग, ये गैप, इनके बीच में जो गैप है ये भी ज़्यादा होगी। जितने जितने कण बड़े होंगे मिट्टी के, उतना ये गैप भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रंध्र या पोर्स या छिद्र या छेद। तो जब रंध्र बड़े होते हैं तो इनमें पानी का रिसाव यानी जल का रिसाव भी ज़्यादा होगा। जैसे ही आप पानी इस पर डालेंगे, पानी तुरंत नीचे निकल कर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है परमेबिलिटी, पारगम्यता इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो पारगम्यता का क्या मतलब होता है, जो बड़े बड़े जो कणों से बनी हुई मिट्टी है, जिसमें अगर पानी डालते हैं वो पानी आराम से रिस करके नीचे चला जाता है, उसे हम बोलते हैं मिट्टी की पारगम्यता यानी परमिबिलिटी। तो अब देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश का पानी इस वाले मिट्टी के कणों पर गिरा बड़े बड़े, और ये इस मिट्टी के कणों को यहाँ जगह मिलती चली गई, इन छिद्रों से होता हुआ वो तुरंत नीचे आ गया। दूसरी मिट्टी की अगर हम बात करें, तो ऐसी मिट्टी जिसके कण बहुत बारीक हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो इस मिट्टी के अंदर जब पानी जाएगा तो छेद इतने छोटे छोटे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छेद बहुत छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पर छेद इतने छोटे हैं, इनके बीचों बीच में से जाकर के पानी क्या होगा, एक्चुअली ये स्टोर हो जाएगा। यानी कण जब छोटे छोटे होते हैं तो रंध्र भी छोटे होंगे, मतलब छिद्र इनके छोटे होंगे। और जैसे ही इस तरह की मिट्टी में रंध्र होते हैं, ये रंध्र छोटे होने की वजह से इनकी जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है इन मिट्टियों की। ठीक है, तो ये जल को स्टोर कर लेती हैं, एक तरीके से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन मिट्टियों की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोरोसिटी, पोरोसिटी या प्रवेश्यता या संरंध्रता। इस प्रॉपर्टी को मिट्टी की हम बोलते हैं संरंध्रता। तब यहाँ पर आइए वापस, अगर हम सैंड की बात करें, सैंड की हम बात करें, तो ये सैंड एक ऐसी मिट्टी है जिसमें सारा का सारा पानी
नीचे चला जाता है। यानी अभी जो हमने देखा एग्जाम्पल लेफ्ट वाला जो फिगर था उसमें इसको हम बोलेंगे सैंड। सैंड में क्या होता है, जब पानी हम डालते हैं तो सारा का सारा पानी सीधे नीचे चला जाता है। अगर हम क्ले की बात करते हैं, क्ले एक ऐसी मिट्टी है जिसमें पानी जा ही नहीं रहा है, ऊपर ही जम जा रहा है, यानी यहाँ पानी भर जा रहा है। तो पहली मिट्टी की अगर हम बात करें, इस मिट्टी में पानी, ये वाली मिट्टी पानी को ऊपर रुकने नहीं देगी, पानी तुरंत नीचे निकल जाएगा और इस मिट्टी में पानी इतना भर जाएगा, जल भराव की कंडीशन हो जाएगी जिससे फसल सूख जाएगी। इसमें फसल सूख जाती है और इसमें पानी मिलेगा नहीं, इसमें फसल सूख जाएगी और इसमें पानी इतना ज़्यादा मिलेगा कि फसल सड़ जाएगी। तो ऐसी मिट्टी अलग अलग ये फसलों के लिए ठीक नहीं होती है। लेकिन अगर इन फसलों का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाए, इन तीनों का एक सही कॉम्बिनेशन, ऐसी मिट्टी जिसमें रेत भी हो, सिल्ट भी हो और मृत्तिका भी हो, एक निश्चित अनुपात में हमें मिल जाए, तो इस मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी। और ये मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो हमें फसलों के लिए क्या चाहिए, एक ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी को होल्ड भी कर सके, उस फसल के लिए पानी को रोक करके रख सके, ठीक है, यानी जल भराव की स्थिति भी पैदा ना हो उसमें और बाद में उस पानी को धीरे धीरे रिसने भी लगे उसमें, यानी एकदम से सारा ना हो। तो ये कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड होता है और जहाँ ऐसी इन तीनों का कॉम्बिनेशन सैंड, सिल्ट और क्ले का पाया जाता है उसे हम बोलते हैं दोमट मिट्टी। तो कृषि के लिए सर्वाधिक एक क्वेश्चन आता है, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी है? आंसर इज दोमट मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये उपयोगी है। हम लोग उपजाऊ एक अलग फैक्टर है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब आगे डिस्कस करते हैं। एक टर्म आता है ह्यूमस। ह्यूमस भी आपको सुनने को मिलता है, ये सब जुड़े हुए हैं सॉइल से ही। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो जुड़े हैं, आपको समझने ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमस की बात करें, सपोज करिए आपके आसपास पेड़ पौधे हैं किसी जगह पर, मान लीजिए आपने पेड़ देखा ही होगा, उस पेड़ के पत्तों को भी आपने देखा होगा। मान लीजिए पेड़ है और ये पेड़ का पत्ता यहाँ पर टूट करके गिर गया, और जब ये टूट कर गिरा था तब उस वक्त ये हरा था, और जहाँ पर ये टूट कर गिरा वहीं पर ये अगर लंबे समय तक पड़ा रहता है, उसे कोई हटाता नहीं है उसकी जगह से, तो ये पेड़ का पत्ता जो टूट कर गिरा था, अब पहले इसका रंग हरा था, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप इसको देखेंगे ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पीले रंग में बदल जाएगा इसका रंग। और कुछ दिन बाद फिर से जा कर के देखेंगे तो इस पेड़ के पत्ते का रंग अब डार्क ब्राउन हो चुका होगा, ठीक है। तो कुछ दिन बाद अगर और इसको आप जा कर के देखोगे तो ये पत्ता इस तरह से, कुछ आप यहाँ देख रहे हो इस तरह से, ये जो इसके ऊपर जो आपने हरा हरा पोर्शन या पीला पोर्शन था इसका, जो आप कह सकते हैं इसका मासी टाइप या फ्लैशी पार्ट था इसका, वो अब गायब हो जाएगा। केवल कंकाल टाइप की ये टहनियाँ हल्की हल्की सी बचेंगी इसकी, ठीक है। तो कुछ दिन बाद ये आप देखोगे तो पत्ते की छाप ही बचेगी, यानी ये भी नहीं बचेगा, यानी अब पत्ता यहाँ से गायब हो गया। कहाँ चला गया ये पत्ता? ये पत्ता काले रंग की, ये पत्ता काले रंग में एक तरीके से कन्वर्ट हो गया, यानी जो अब इस पत्ते का कन्वर्जन हुआ है, इस पत्ते का जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला है, वो नई फॉर्म जो होगी वो उसको हम कहेंगे क्या? ह्यूमस। यानी जो पत्ता, बैक्टीरिया जो होते हैं, सूक्ष्म जीवों ने मिलकर जो उसको विघटित किया था इस पत्ते को, उस वियोजित और विघटित करने का जो काम जिन बैक्टीरियाज ने किया है, वो उस बैक्टीरिया इस पत्ते को ह्यूमस में बदलते थे। जो नई फॉर्म इस पत्ते की हमको मिलती है इसे हम कहते हैं ह्यूमस। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे कि मृत कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ में जैसे वनस्पतियां हैं, कोई पेड़ पौधा पत्ता टहनी टूट के गिरी, कोई जीव जंतु मरा, तो उसके सड़ने गलने के बाद में, सड़ने गलने को बोलते हैं अपघटन, उसकी डिकम्पोज होने के बाद में काफ़ी टाइम बाद में जो है अंतिम प्रोडक्ट जो हमको मिलता है, अंतिम उत्पाद इनके सड़ने गलने पेड़ पौधों के पत्तियों के बाद जो हमें मिलता है, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमस। ये रहा आपका, ठीक है। तो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस का रंग पूछता है, ह्यूमस गाढ़ा भूरा होता है, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। तो देखिए एक बात हम कह सकते हैं कि जहाँ वनस्पतियाँ जितनी ज़्यादा होती हैं, जहाँ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी तो कार्बनिक पदार्थ उतना ही अधिक होगा वहाँ पर, और जब कार्बनिक पदार्थ अधिक होगा तो वहाँ पर ह्यूमस भी अधिक बनेगा। अगर टेम्परेचर की बात करें तो वनस्पतियों को जो है, इनको जो है दो तरह से प्रभावित करता है ह्यूमस को। देखिए जो तापमान है यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है, टेम्परेचर जितना हाई होता है, बैक्टीरिया उतने एक्टिव होते हैं और सक्रिय भी होते हैं, ठीक है। तो उसका विघटन और वियोजन वो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर करते हैं। अगर हम बारिश की बात करें, बारिश ज़्यादा हो रही है तो ऊपर बने हुए जो काले रंग का ह्यूमस बना था, अभी अगर सपोज करिए यहाँ बारिश होने लगी तो बारिश से क्या होगा, ये ह्यूमस सारा धुलकर आगे बहकर निकल जाएगा आगे, ठीक है। अब बात करेंगे मरुस्थल की। क्या मरुस्थल में ह्यूमस बनते हैं? तो मरुस्थल में जहाँ डेजर्ट एरिया होता है, जहाँ वनस्पति ही नहीं होती हैं, तो मरुस्थल में क्या होता है,
ह्यूमस बनने चाहिए क्या, वहाँ टेम्परेचर तो ज़्यादा है, ह्यूमस बनने के लिए टेम्परेचर ज़रूरी है, ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होते हैं, बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं, लेकिन वर्षा भी कम है यहाँ पर बारिश है ही नहीं, रेन है ही नहीं। और दूसरा क्या है, यहाँ पर वनस्पति नहीं है, जब वनस्पति ही नहीं है तो विघटन किसका होगा, डिकम्पोज अपघटन किसका होगा, ठीक है। तो डेजर्ट में क्या है, ह्यूमस नहीं पाए जाते, जो वहाँ की मिट्टी होगी उसमें क्या नहीं पाया जाएगा, ह्यूमस नहीं पाया जाएगा। जो ह्यूमस होता है वो, ये इक्वेटर का एरिया देखिए, यहाँ पर आ जाइए, ये आपका इक्वेटर है, हमने डिस्कस किया था इसको पहले ही लेक्चर में, शुरुआत के 13 लेक्चर देख लीजिए, इसीलिए कनेक्ट हो रही हैं सारी की सारी चीज़ें आपकी, क्योंकि आपने शुरुआत की चीज़ें सारी देख रखी हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। तो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, और ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री का अक्षांश रेखा है। यहाँ पर अगर आप बात करें विषुवत रेखा पर, यहाँ पर वनस्पति ज़्यादा होती हैं, इन देशों में या इसके आसपास वाले क्षेत्रों में वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं सदाबहार वन, वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है 0 डिग्री का। तो ह्यूमस कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा बनता है इक्वेटर पर। अगर हम बात करें इसी, यहाँ पर इक्वेटर पर ही हम बात कर रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ह्यूमस ज़्यादा हो गई, वनस्पति ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, और ह्यूमस भी ज़्यादा है, तो यहाँ क्या होगा, रेनफॉल जब ज़्यादा है तो सारा ह्यूमस घुलकर जो है नीचे की तरफ चला जाना चाहिए, यानी वहाँ से बहकर कहीं और चले जाना चाहिए, इसलिए रेनफॉल के प्रभाव में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है इक्वेटर में, ये याद रखेंगे। देखिए हमने क्या डिस्कस किया, इक्वेटर जो विषुवत रेखा है इस पर जो है वनस्पतियाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर, ठीक है। और जब ये वन पाए जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ह्यूमस बनेगा, यानी पत्ते टूट टूट कर गिरेंगे, वो सड़ेंगे गलेंगे तो डिकम्पोज होकर वो ह्यूमस बन जाएगा, ह्यूमस यहाँ बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर भी हाई है, टेम्परेचर भी हाई है तो बैक्टीरिया इसका डिकम्पोज जो है इनको कर ही रहे होंगे। दूसरा यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, जब अगर बारिश का फैक्टर यहाँ शामिल ना करें तो इसमें क्या कहेंगे, क्या ह्यूमस इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, लेकिन एक और ख़ास बात है, इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो ये ह्यूमस जो बना है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इस बारिश की वजह से ये धुलकर आगे की तरफ चला जाता है, तो इक्वेटर में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। दूसरी तरफ हम बात करें ध्रुवों की, 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, ये उत्तरी ध्रुव है। जब ध्रुवों पर हम आते हैं तो ध्रुवों पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, यानी टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर वनस्पतियाँ ही नहीं है, वेजिटेशन ही नहीं है, तो यहाँ तापमान बहुत कम रहता है, और कम तापमान पर कोई पेड़ पौधा वनस्पति नहीं उगता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी ह्यूमस नहीं होता है, यहाँ पर भी ह्यूमस नहीं। अगर आप 45 डिग्री की बात करें, 45 डिग्री की बात करें, यानी भारत तो नीचे रह जाता है, यहाँ भारत के थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें मध्य अक्षांश कहेंगे इसको, मध्य अक्षांश में क्षेत्रों में जब आते हैं यहाँ पर तापमान ठीक ठाक सा होता है, यहाँ ज़्यादा तापमान भी नहीं होता है, ज़्यादा कम भी नहीं होता है, तो मध्य अक्षांश क्षेत्रों में वर्षा बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन वर्षा औसत होती है, तो ह्यूमस के धुलने की यानी अपरदन की क्रिया जो है बहुत कम होती है, ठीक है। ह्यूमस यहाँ कम धुल पाता है, और यहाँ वनस्पतियाँ भी अच्छी खासी होती हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है, वनस्पतियाँ भी हैं, तो यहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा होता है। तो मध्य, एक सवाल आता है कि पृथ्वी पर किस हिस्से में ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है, तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आप लिख लेंगे, ये है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाते हुए, ध्रुवों से जब आप विषुवत रेखा की ओर आएंगे, ये रहे ध्रुव, यहाँ से ये देखिए, ध्रुवों से जब आप विषुवत रेखा की तरफ आ रहे हैं तब क्या हो रहा है, यहाँ पर हाई मिली है हमको ह्यूमस, तो यहाँ पर ह्यूमस तो था ही नहीं बिल्कुल, धीरे धीरे आएंगे तो ह्यूमस यहाँ बढ़ता चला जाएगा, फिर कम हो जाएगा, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं इसका, तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर ह्यूमस बढ़ता है फिर घटता है, या उल्टा बोलेंगे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पहले ह्यूमस बढ़ता है और ये फिर घटता है, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस। विषुवत रेखा पर वर्षा नहीं होती तो ह्यूमस मध्य क्षेत्रों में, एक सेकेंड, हाँ देखिए, विषुवत रेखा पर वर्षा अगर नहीं होती, विषुवत रेखा पर अगर बारिश नहीं होती तो ह्यूमस वहाँ पर होते, ज़्यादा मिलते, और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में अगर वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में फिर ह्यूमस नहीं मिलते, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है आपके, जब मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है तो ये ह्यूमस की विशेषता है, ये प्रॉपर्टी है इसकी, जहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा होता है उस मिट्टी में जल को सोखने की यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। एक याद रखेंगे, सवाल अगर पूछे कि ह्यूमस अगर किसी मिट्टी में ज़्यादा है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें, देखिए दूसरा एक और, जब ह्यूमस ज़्यादा रहेगा तो मृदा का रंग भी गाढ़ा रहेगा, यानी मिट्टी का रंग गाढ़ा होगा, ये डार्क होकर के और काला हो जाएगा। तो जिस मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा होगा उस मिट्टी का रंग क्या होगा,
काला होता है। तो मृदा का रंग गाढ़ा यानी काला होता है जहाँ ह्यूमस ज़्यादा होता है या ह्यूमस होता है। अगर ह्यूमस ज़्यादा है तो मिट्टी की उत्पादकता ज़्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ह्यूमस एकमात्र ऐसा कंपोनेंट है मिट्टी का, जितना ज़्यादा इसमें होगा मिट्टी के अंदर ह्यूमस, उतनी उत्पादकता उसकी अधिक होगी। तो मिट्टी में नाइट्रोजन भी होना चाहिए, फास्फोरस भी होना चाहिए, पोटाश भी होना चाहिए। लेकिन अगर एक सीमा से ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाता है मिट्टी के अंदर, पोटाश अगर हो जाता है, फास्फोरस अगर हो जाता है, तो मिट्टी के लिए नुकसानदायी भी होता है। लेकिन अगर ह्यूमस ज़्यादा हो जाए मिट्टी के अंदर, ह्यूमस की मात्रा अगर बढ़ जाए, जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा मिट्टी में, उस मिट्टी की उत्पादकता उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ही उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। तो एक टर्म आता है निश्चालन। निश्चालन क्या होता है? इसको बोलते हैं लीच करना, छीन लेना है, धो लेना एक तरीके से। जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, निक्षारण का मतलब क्या होता है? जो जल के, जैसे जल की ये सतह है, ठीक है, ये मिट्टी है, मिट्टी की सतह पर पोषक तत्व हैं इसमें। अब जल की सतह के साथ पोषक तत्वों का और ह्यूमस का नीचे की ओर चले जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निश्चालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीचिंग बोलते हैं। ये सारे शब्द जितने भी हमने पढ़े हैं अभी, जब हम भारत की मिट्टियों के प्रकार पढ़ रहे हैं, भारत में जो 8 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनको डिस्कस करेंगे, वहाँ ये टर्म्स का हम डिस्कशन करते चलेंगे। अब बात करते हैं, देखिए ये हो गया। तो पौधों की वृद्धि के लिए सामान्यतः एक क्वेश्चन आता है कि पौधों की वृद्धि के लिए, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या होता है? 6 से 7 पीएच वैल्यू तक वाली मृदा आवश्यक होती है। यानी पीएच मान क्या होता है मृदा का पौधों के विकास के लिए? 6 से 7 के बीच में होता है। तो बैक्टीरिया और मृदा में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं या जो भी बैक्टीरिया होते हैं, वायु में उपस्थित, आप जानते हैं नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को वो लेते हैं और क्या करते हैं, उसको केमिकल की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जो पौधों के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। इसको बोलते हैं हम, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और जो पौधों की जो दालें होती हैं, जैसे दालों वाले पेड़ आपने देखे होंगे, इनको बोलते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप, उनकी जड़ों में होते हैं राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जो बहुत ज़रूरी होता है फसल के लिए। तो राइजोबियम क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व मृदा दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है संपूर्ण विश्व में 5 दिसंबर 2016 को पहली बार मनाया गया। और उसका थीम क्या था? मिट्टी और दालें जीवन के लिए सजीव, सॉइल एंड पल्सेस अ सिम्बायोसिस फॉर लाइफ। अब ये तो हो गया यहाँ तक की बात। अब बात करेंगे हम मिट्टियों के प्रकारों की। तो भारत में जो मिट्टियाँ हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, तो भारत में मिट्टियों को जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ICAR के द्वारा 8 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं भारत में? जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। ये सब 8 मिट्टी हैं जिनको ICAR ने डिफाइन किया है। और इन मिट्टियों को हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर आएगा आपका शाम तक, उससे पहले मैथ्स का एक लेक्चर आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए ज़रूर लिखिए। इसी तरह से आगे लेकर के चलेंगे लेक्चर्स को, सारे टॉपिक्स को ज़रा बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।